हे गाइस, वेलकम बैक टू चिंटू सर की क्लास। और आज की इस क्लास में हम इंग्लिश ग्रामर का एक ऐसा टॉपिक कवर करेंगे जो आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है। आपने ये वाला चार्ट तो देखा ही होगा और बहुत से बच्चे तो ऐसे हैं इस चार्ट को देखते ही स्किप कर देते हैं क्योंकि उनके समझ में ही नहीं आता कि आखिर ये चार्ट उनसे कहना क्या चाहता है। देखिए, यदि आपने इस चार्ट को अच्छे से समझ लिया तो ये लगा लो कि आधी अंग्रेजी आपके हाथ में आ जाएगी। आपको किसी भी सेंटेंस को बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस चार्ट में है क्या? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, पजेसिव, पजेसिव, रिफ्लेक्सिव, है ना। और इधर क्या है? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। बस ये चीजें हैं और इनके अंदर ये सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं। आज हम इन्हीं को डिटेल में समझेंगे और इनको समझते समझते हमारा जो इंग्लिश का कॉन्सेप्ट है ना वो क्लियर हो जाएगा। देखिए, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो मेरे पास कमेंट करते हैं कि सर हम ना कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और हमें ना कोई अच्छी सी बुक बता दीजिए जिससे कि हम अच्छे से तैयारी कर सकें और अपनी इंग्लिश को मजबूत कर सकें। तो देखिए, स्पेशल मैं चाहता तो उनको व्हाट्सएप पे ही जो है रिप्लाई कर सकता था या कमेंट में ही मैं उनको रिप्लाई कर सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि और भी बच्चे हो सकते हैं जो कि कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो देखिए, मुझे जो सबसे अच्छी बुक्स लगती है ना वो ये हैं। एक तो जर्नल जो इंग्लिश है ये ऑब्जेक्टिव है और एक रेनर मार्टिन की एक कंपटीशन एग्जाम की बुक है। ठीक है, ये दोनों बुक यदि आपने जो कॉम्बो में यदि आप इनको लेते हैं तो इनमें क्या होगा कि एक से आप पढ़ोगे और एक पर प्रैक्टिस करोगे। ये जो रेनर मार्टिन की है इससे तो आप कॉन्सेप्ट को सीखोगे, उसके बाद ये जो ऑब्जेक्टिव जर्नल इंग्लिश है ना इससे आप क्या करोगे, इससे आप प्रैक्टिस करोगे क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस के लिए। और जो ये वाली है इससे आप कॉन्सेप्ट सीखोगे। यदि आप बुक ही लेना चाहते हैं तो इनको ले लीजिए, बहुत ही फेमस बुक है। एक रेनर मार्टिन की है और दूसरी है ऑब्जेक्टिव जर्नल इंग्लिश। ठीक है, RS अग्रवाल की ये वाली बुक है। और देखिए, इनका जो कंटेंट है वो भी मैं आपको बता देता हूं कि इनमें अंदर क्या क्या आपको मिलेगा। इनमें ना आपको जितने भी टॉपिक्स होते हैं आपके कंपटीशन एग्जाम को क्लियर करने के लिए जितने भी टॉपिक्स हैं, अच्छा आपको अगर ये क्लियर नहीं दिख रहे हैं तो आपको स्क्रीन पर दिख जाएगी कि जैसे एंटोनिम, सिनोनिम, वोकेबलरी और इंग्लिश ग्रामर के जितने भी टॉपिक्स हैं, जैसे कि आप बोल सकते हैं एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और यदि आप स्पेलिंग जो टेस्ट है उसको भी करना चाहते हैं। इसके अलावा सब कुछ आपको मिलेगा। ठीक है, वोकैब भी आपकी जो है कवर हो जाएगी, इंग्लिश ग्रामर वाला जो पार्ट है वो भी आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा देखिए यहाँ पर क्या क्या है, सेंटेंसेज, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, फ्रेजेस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, और इसी तरह से इन्फिनिटिव, पार्टिसिपल और जेरेंड। यानी कि इंग्लिश के कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो इसमें कवर ना हो। तो यदि आपको परचेज ही करनी है, बुक ही लेनी है, तो आप इनको ले सकते हैं। ठीक है, इनमें आपको इंग्लिश ग्रामर के जितने भी टॉपिक्स है ना सब कुछ आपको इसमें कवर मिलेगा। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप दोनों के एक साथ लें, एक से आप पढ़ें और एक में आप प्रैक्टिस करें। इन दोनों का जो लिंक है इनको बाय करने के लिए वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, यदि आप ये जो सब्जेक्ट और ये जो ऑब्जेक्ट है इसको समझ गए ना किसी भी सेंटेंस में बनाने के लिए, यहां पर देखिए, यहां पर ये जो चार्ट है इसमें क्या है, इस चार्ट में आपका एक है सब्जेक्ट, एक है ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ये जो सब्जेक्ट है ना इसमें देखिए कुछ वर्ड्स हैं, ये जो ऑब्जेक्ट है इसमें भी कुछ वर्ड्स हैं और इनके नीचे देखिए सब्जेक्ट के नीचे प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट के नीचे प्रोनाउन। ठीक है, तो पहले आप इस प्रोनाउन का फंडा समझिए, प्रोनाउन है क्या। देखिए, ये जो प्रोनाउन है ना इसका मतलब होता है हिंदी में सर्वनाम। क्या होता है? सर्वनाम होता है। ठीक है, प्रोनाउन का हिंदी में मतलब होता है सर्वनाम। अब ये जो प्रोनाउन है ये है क्या? ये प्रोनाउन आपका नाउन यानी कि जिसको हिंदी में हम बोलते हैं संज्ञा, इसके स्थान पर लिखा जाता है। प्रोनाउन को हम नाउन के स्थान पर लिखते हैं ना, प्रोनाउन को नाउन के स्थान पर लिखते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए किसी व्यक्ति का नाम या फिर किसी लड़के का नाम है राहुल। ठीक है, अब यदि आप उसको राहुल ना कहकर उसके स्थान पर कुछ ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल करें जैसे कि ही, है ना, जैसे कि आप ही बोलते हैं ना कई बार, ही इज कमिंग, वह आ रहा है। आपने ये नहीं बोला कि राहुल आ रहा है। यदि मैं ऐसा बोलूं कि राहुल इज कमिंग, ठीक है, तो इसका मतलब है कि राहुल आ रहा है।
लेकिन यदि मैं राहुल का नाम ना लेकर मैं लिख दूं ही इज कमिंग, यदि मैं ऐसा लिख दूं तो देखिए अब भी तो मैं राहुल के बारे में बता रहा हूं, लेकिन अब मैंने क्या किया, इसका नाम ना लेकर इसके स्थान पर इस वाले वर्ड को ही को मैंने इस्तेमाल कर दिया। तो किसी भी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, वो आपका नाउन के अंदर आता है, और नाउन को रिप्लेस करके आप जिस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं वो आपका क्या होता है, वो आपका प्रोनाउन होता है ना। तो यहां पर ये देखिए आई, यू, ही, सी, इट, ये सब क्या है, ये सब आपके प्रोनाउन के अंदर ही आते हैं। किसके अंदर आते हैं, प्रोनाउन के अंदर आते हैं, है ना। अब देखिए आगे यहां पर अब आपको क्या करना है कि आपको ना इनको अलग से याद कर लेना है, अलग से इनको याद कर लेना है। जैसे कि सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अंदर ये वाले वर्ड्स आएंगे, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अंदर ये वाले वर्ड्स आएंगे, ठीक है। अब इन दोनों का मतलब सेम है। देखिए आई का मतलब भी मैं है और मी का मतलब भी मैं ही है, ठीक है, लेकिन ये सब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल होंगे और ये ऑब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल होंगे। वी का मतलब भी हम है, अस का मतलब भी हम ही है, यू का मतलब तुम है, और ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट में दोनों में आप यू ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दे का मतलब भी वे है, देम का मतलब भी वे है। इसी तरह से ही, सी, इट का और ये हिम, हर, इट, इनका मतलब भी सेम ही है, लेकिन सिर्फ डिफरेंस इतना आएगा कि एक को तो आप सब्जेक्ट की जगह लिखोगे, यदि सब्जेक्ट में मैं, हम, तुम, वे इस तरह के शब्द आते हैं तो आप इनमें से इस्तेमाल करोगे, अगर ऑब्जेक्ट में आते हैं तो आपको इनमें से इस्तेमाल करना पड़ेगा। पहले आप ये समझिए कि आपका जो सब्जेक्ट है वो होता क्या है। सब्जेक्ट मतलब होता है हिंदी में कर्ता, सब्जेक्ट का हिंदी मतलब होता है कर्ता, कर्ता का मतलब होता है काम करने वाला, काम करने वाला, ठीक है। तो आपके जो काम को करता है ना, आपके सेंटेंस में जो भी काम को करता है वो ही आपका सब्जेक्ट होता है ना। और जो ऑब्जेक्ट है इसका मतलब है जिस पर काम का प्रभाव पड़े, काम का असर पड़े या प्रभाव पड़े, कुछ भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। काम का असर पड़े, वो जो काम हो रहा है यदि उसका असर किसी वस्तु पर पड़ रहा है तो वो वस्तु आपकी ऑब्जेक्ट के अंदर आएगी। या फिर आप इसको बोल सकते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये क्या करता है, एक्शन को क्या करता है, रिसीव करता है, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट है वो एक्शन को रिसीव करता है, ठीक है। अब देखिए ये कैसे रिसीव करेगा। यहां पर है कि राहुल मुझे पीट रहा है, राहुल मुझे क्या कर रहा है, पीट रहा है, ठीक है। तो यहां पर काम को कर कौन रहा है, मान लीजिए ये कोई लड़का है और ये है आपका राहुल, ठीक है, और ये हूं मैं, ठीक है, और ये क्या कर रहा है, राहुल ये मुझको पीट रहा है, राहुल क्या कर रहा है, मुझको पीट रहा है। अब यहां पर इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो राहुल है ना, ये पीटने के काम को कर रहा है, तो ये आपका हो गया सब्जेक्ट। और इसके पीटने के काम को, जो इसका एक्शन है उसको रिसीव कौन कर रहा है, ये बंदा कर रहा है ना, तो ये एक्शन को रिसीव करने वाला है, इसके पीटने का असर इस पर हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को पहचान सकते हैं। अब जैसे कि हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स लें तो उसमें हम कैसे बोलेंगे, देखिए आप जैसे बोलते हैं ना, मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, तो ये तो प्रेजेंट के कंटिन्यूअस का सेंटेंस है ना। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आई एम गोइंग, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं। अब यहां पर क्या है, आप ये देखिए जो मैं है ना, ये मैं, ये सब्जेक्ट में आया है, तो सब्जेक्ट में मैं आया है तो सब्जेक्ट वाला ही आपको यहां पर शब्द लिखना पड़ेगा, सब्जेक्ट वाला ही जो प्रोनाउन है वो आपको यहां पर लिखना पड़ेगा। तो मैं के लिए यदि सब्जेक्ट में आया है तो मुझे आई ही लिखना है, ठीक है। मैं यहां पर मी नहीं लिख सकता, क्या नहीं लिख सकता, मी का इस्तेमाल मैं यहां पर नहीं कर सकता। तो जैसे मैंने लिख दिया ना, मी एम गोइंग, तो ये सब्जेक्ट में नहीं है, सब्जेक्ट में मी का इस्तेमाल नहीं होगा, सब्जेक्ट में तो इन वाले वर्ड्स का इस्तेमाल होगा जो मैंने वहां पर इधर की तरफ लिखे थे सब्जेक्ट में, और ऑब्जेक्ट में उनका इस्तेमाल होगा जो ऑब्जेक्ट में थे, जैसे आई था और इधर था मी, है ना। तो आई सब्जेक्ट में आया है तो मैं के लिए मैं आई का इस्तेमाल करूंगा। अब यहां पर मैं मी का इस्तेमाल नहीं कर सकता, ये बात आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में याद रखनी है। मैं ऐसा नहीं बोल सकता मी एम गोइंग, मैं जो बोलना पड़ेगा आई एम गोइंग, ठीक है। दूसरा है हम जाएंगे, हम जाएंगे। अब हमको इंग्लिश में हम बोलते हैं वी, अब ये जो वी है ये यहां पर सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल होगा, है ना, क्योंकि हम जो है यहां पर सब्जेक्ट है। तो मैं बोलूंगा वी विल गो, वी विल गो, हम जाएंगे। अब वी का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो होता है अस, अस का मतलब भी हम ही होता है, लेकिन हम जो अस है इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम यहां पर ऐसा नहीं बोल सकते अस विल गो, क्योंकि सब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट आएगा
ऑब्जेक्ट के स्थान पर आपका ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। तो इसी तरह से आपको जो बाकी के वर्ड्स है ना, इनका इस्तेमाल करना है। मैंने सिर्फ आपको 2 एग्जांपल्स दिए हैं, एक आई का और एक मैंने दिया है वी का, ठीक है। और यू, दे, ही, सी, इट, ये सब के सब भी ऐसे ही इस्तेमाल होंगे। आपको सब्जेक्ट में यदि दिया हुआ है इस तरह का वर्ड्स तो आपको इनमें से इस्तेमाल करना है, ऑब्जेक्ट में दिया हुआ है तो आपको इनमें से इस्तेमाल करना है, ठीक है। आगे देखिए, अब आगे हम देखने वाले हैं कि ये जो आपका पर्सन कॉन्सेप्ट होता है, कौन सा कॉन्सेप्ट? पर्सन कॉन्सेप्ट। इसका मतलब क्या है? पर्सन कॉन्सेप्ट को आप समझोगे कैसे? देखिए, पहले तो आप ये समझिए कि पर्सन कॉन्सेप्ट बना क्यों है। इस पर्सन कॉन्सेप्ट को इसलिए बनाया गया है ताकि ये पता चल सके कि भैया जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर के अंदर आएगा या प्लूरल के अंदर आएगा, या फिर वो फर्स्ट है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, वो बोलने वाला व्यक्ति है या सुनने वाला व्यक्ति है, या फिर बात किसी तीसरे व्यक्ति की हो रही है ना। तो इन चीजों में डिफरेंस करने के लिए इस टॉपिक को क्या नाम दिया गया? पर्सन का कॉन्सेप्ट, ठीक है। कि कौन सा पर्सन है, सिंगुलर है, प्लूरल है, फर्स्ट पर्सन है, सेकेंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, इसलिए इसको ये वाला नाम मिला। अच्छा, यहां पर ये जो पर्सन है ना, ये कुछ नहीं होता, ये आपके व्यक्ति होते हैं या फिर कोई वस्तु होती है जिनके बारे में बात होती है। अब देखिए, पर्सन कॉन्सेप्ट को कितने भागों में बांटा गया? पर्सन कॉन्सेप्ट को 3 भागों में बांटा गया, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है। और ये तो आप जानते होंगे, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर का मतलब एक वचन, जब एक वस्तु के बारे में बात होगी। प्लूरल का मतलब है जब एक से वस्तु ज्यादा हो, ठीक है, एक से ज्यादा हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, तो वहां पर हम इंग्लिश में प्लूरल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब देखिए, फर्स्ट पर्सन का मतलब होता है जो बोलता है, यानी कि जो बोलता है। अब जैसे मैं यहां पर बोल रहा हूं तो मैं फर्स्ट पर्सन हूं। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है। ये 2 व्यक्ति हैं, ठीक है। अब ये 2 व्यक्ति क्या कर रहे हैं? ये दोनों व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। ये दोनों आपस में मिलकर क्या कर रहे हैं? बातचीत कर रहे हैं। अब यहां पर जब ये वाला व्यक्ति बोलेगा तो ये वाला व्यक्ति फर्स्ट पर्सन बनेगा, और ये सुनेगा तो ये आपका सेकंड पर्सन बनेगा। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, सुनने वाला क्या होगा? सेकंड पर्सन होगा, जो सुनता है। जब ये बोलेगा और ये सुनेगा तो ये सेकंड पर्सन और ये फर्स्ट पर्सन। अब ये बोलना बंद कर दे और ये बोलना स्टार्ट कर दे तो ये आपका फर्स्ट पर्सन बन जाएगा और ये आपका सेकंड पर्सन बन जाएगा। यानी कि जो बोलेगा वही फर्स्ट पर्सन। अब मान लीजिए मैं बोल रहा हूं, ठीक है, तो मैं फर्स्ट पर्सन हूं, आप मेरी बात को सुन रहे हैं तो आप सेकंड पर्सन है। अब मैं हो गया चुप। अब आप बोलना यदि स्टार्ट करोगे तो आप फर्स्ट पर्सन बन जाओगे और मैं सेकंड पर्सन बन जाऊंगा, ठीक है। अब ये थर्ड पर्सन कौन होता है? थर्ड पर्सन का मतलब होता है जिसकी बात होगी। अच्छा, ये दोनों जो व्यक्ति है ना, ये अपने किसी तीसरे दोस्त की, ये कोई इनका तीसरा दोस्त है बेचारा शरीफ, इसकी ये क्या कर रहे हैं? इसके बारे में बात कर रहे हैं, ये दोनों आपस में मिलकर। तो ये कोई तीसरा व्यक्ति है, 2 व्यक्ति तो ये हो गए, ये कोई तीसरा व्यक्ति है, इसे थर्ड पर्सन कहते हैं इसलिए, ठीक है। अब ये क्या है? इसके बारे में ये दोनों मिलकर बात कर रहे हैं। तो जब किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात होगी तो वो थर्ड पर्सन के अंदर आएगा। अब ये व्यक्ति यदि अकेला है तो आपके सिंगुलर वाले लगेंगे। यदि ये व्यक्ति 2 हैं, इसके साथ एक और है, इन दोनों के बारे में बात कर रहे हैं, तो फिर ये आपके प्लूरल वाली जो शब्द हैं ये लगेंगे, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। अब देखिए, फर्स्ट पर्सन यानी कि जो बोलने वाला है। अब बोलने वाले में सिंगुलर में आप आई का इस्तेमाल करते हैं, प्लूरल में आप वी का इस्तेमाल करेंगे। अब चाहे 2 हो, आप 3 हो, 4 हो, कितने ही क्यों ना हो, ठीक है। सेकंड पर्सन में आप यू का इस्तेमाल करेंगे दोनों जगह, चाहे आप सिंगुलर हो या प्लूरल हो। अच्छा, कई बार ऐसा भी तो करते हैं ना कि मतलब किसी को मतलब इज्जत देने के, रिस्पेक्ट देने के लिए एक बंदे से भी ये बोल देते हैं कि आप ना इधर आ जाओ, है ना। अब जब 2-3 होते हैं तब भी हम आप बोल देते हैं या तुम बोल देते हैं। तो मतलब क्या हुआ कि आप सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों में ही किसका? यू का इस्तेमाल कर सकते हैं। थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, ये 3 व्यक्ति हो सकते हैं। ही किसी लड़के के लिए, सी किसी लड़की के लिए, और इट किसी वस्तु के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, जब ये लड़का के लिए इस्तेमाल कर रहे थे थर्ड पर्सन में तो ही लगा देंगे, कोई लड़की होगी तो सी, और मान लीजिए किसी वस्तु के बारे में दोनों व्यक्ति बात कर रहे हैं तो वो वस्तु जो निर्जीव है उसके लिए हम इट का इस्तेमाल कर देते हैं। किसमें? सिंगुलर में। प्लूरल में क्या करते हैं? प्लूरल में हम दे का इस्तेमाल करते हैं। किसका? दे का, ठीक है। वे, दे मतलब वे। इस तरह से आप क्या है पर्सन कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। बहुत आसान है, कोई इसमें ऐसा नहीं है कि भाई आपको अलग से कोई रॉकेट साइंस पढ़नी पड़ेगी, नहीं। फर्स्ट पर्सन जो बोलता है, सेकंड पर्सन जो सुनता है, थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात होती है। फर्स्ट पर्सन में आपका क्या क्या आता है? आई आता है सिंगुलर में, ठीक है। और प्लूरल है तो आपका वी आ जाएगा, ठीक है। सेकंड पर्सन में यू आएगा, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो। थर्ड पर्सन में आपका ही, सी, इट आएगा सिंगुलर में और दे आएगा प्लूरल में, ठीक है। इस तरह से आप समझ सकते हैं।
अच्छा, ये जो कोई भी सेंटेंस आप बनाते हैं उसमें ना वर्ब एक क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है वर्ब। अब ये जो वर्ब है ये कौन सा है, ये है मेन वर्ब, जिसकी वर्ब की फॉर्म्स होती हैं। मेन वर्ब की ही वर्ब की फॉर्म्स होंगी, हेल्पिंग वर्ब की नहीं होगी, ये बात आपको याद रखनी है। अब देखिए यहां पर मैंने लिखा हुआ है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म, ठीक है। अब गो को तो आप सभी जानते होंगे, गो का हिंदी में मतलब होता है जाना। डू को भी जानते होंगे, डू का मतलब होता है करना, कोई काम करना। ईट का मतलब होता है खाना, कुछ खाना। अच्छा, गो जो है इसकी सेकंड फॉर्म वेंट है, थर्ड फॉर्म गॉन है, ये आप सब जानते हैं। डू फर्स्ट फॉर्म है, डिड सेकंड फॉर्म है, डिड, और जो डन है वो थर्ड फॉर्म है, ठीक है। ईट, एट, ईटन, ये सब के सब आप जानते हैं यहां तक। अगर आप ये वाली नहीं जानते कि ये फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म कहां से आई, तो देखिए ये जो फोर्थ फॉर्म है ना, ये बनती है जब आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अब जैसे गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसमें मैंने आईएनजी जोड़ा तो बन गया गोइंग, है ना। डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसमें यदि मैं आईएनजी जोड़ता हूं तो बन जाता है डूइंग। ईट में यदि मैं आईएनजी जोड़ूंगा तो बन जाएगा ईटिंग। तो ये हो गई आपकी वर्ब की कौन सी फॉर्म, फोर्थ फॉर्म। और जो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है वो कैसे बनेगी, इसमें आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस। अब जैसे गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसमें यदि हम एस या ईएस लगाएंगे तो देखिए क्या बन गया, गोज बन गया। डू में एस या ईएस लगाएंगे तो बन गया डज। ईट में एस या ईएस लगाएंगे तो बन गया ईट्स, ठीक है। तो इस तरह से आप वर्ब की फॉर्म्स को समझ सकते हैं। और ये भी मैंने यहां पर लिखा हुआ है कि वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है ये ज्यादातर प्रेजेंट में इस्तेमाल होगी और फ्यूचर के इंडेफिनिट में, ठीक है। वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट में इस्तेमाल होती है, पास्ट में कहां पर, पास्ट के इंडेफिनिट में। वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट में इस्तेमाल होती है। परफेक्ट कौन सा परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट हो सकता है, पास्ट परफेक्ट या फिर फ्यूचर परफेक्ट, कोई भी हो, कोई भी टेंस हो। यदि परफेक्ट है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा सकते हैं। एक जगह पर और लगाओगे, यदि मॉडल वर्ब के साथ, यदि किसी मॉडल वर्ब के साथ हैव आया है तो आप वर्ब की थर्ड फॉर्म उसके बाद लगा सकते हैं, ठीक है। यदि कोई सेंटेंस पैसिव में है, किसमें है, पैसिव वॉइस में है, तो आप उसमें भी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। गोइंग मतलब, अब देखिए गोइंग, डूइंग, ईटिंग, ये क्या दिखा रहे हैं, ये कंटिन्यूटी को दिखाते हैं। अब कोई भी ऐसा सेंटेंस जो कंटिन्यूटी को दिखाता है, अब चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, उसमें आप वर्ब की फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो वर्ब की फोर्थ फॉर्म है ये कहां पर लगेगी, मॉडल में। मॉडल में यदि आप कंटिन्यूटी को दिखाना चाहते हैं तो मॉडल के बाद जब बी लगता है ना, तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म वहां पर आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वर्ब की पांचवी फॉर्म कहां पर लगती है, ये एक जगह लगती है थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, ही सीट के साथ, और ये इस्तेमाल होते हैं प्रेजेंट के इंडेफिनिट में, ठीक है। किसमें, प्रेजेंट के इंडेफिनिट में। तो इस तरह से आप वर्ब के कॉन्सेप्ट को भी समझ सकते हैं आसानी से, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आपने जब हमने जो शुरू में देखा था वो चार्ट, उसमें क्या चीज थी, उसमें देखिए अब तक हमने क्या क्या कवर किया है। सब्जेक्ट के अंदर आई, वी, यू, दे, इस तरह के वर्ड्स। ऑब्जेक्ट भी हमने कवर कर लिया है, सब्जेक्ट भी कवर कर दिया है ना। अब आता है पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। ये आपके वर्ड्स आते हैं, उसके बाद रिफ्लेक्सिव आता है। प्रोनाउन भी हमने समझ लिया, नाउन के स्थान पर प्रयोग होने वाला वर्ड प्रोनाउन है। और देखिए इधर भी कुछ नहीं लिखा हुआ है, इधर लिखा हुआ है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, है ना। यही तो लिखा हुआ है। फर्स्ट पर्सन जो बोलता है, सेकंड पर्सन जो सुनता है, थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात होगी। तो ये जितने भी वर्ड्स हैं ये फर्स्ट पर्सन के हैं, ये जितने भी हैं ये सेकंड पर्सन के हैं, और ये जितने भी हैं ये थर्ड पर्सन के हैं। थर्ड पर्सन में किसके, मेल के, और ये थर्ड पर्सन में किसके हैं, फीमेल के हैं। इनको फीमेल के लिए इस्तेमाल करना है। यदि थर्ड पर्सन में कोई फीमेल आती है तो आप फीमेल वाला इस्तेमाल करेंगे, यदि कोई मेल आता है तो आप मेल वाला जो कॉलम है उसको इस्तेमाल करेंगे, मेल वाली जो रो है उसको इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब देखिए, और इसके बाद इसमें कुछ भी नहीं है, यहां पर प्लूरल है, प्लूरल है, प्लूरल है, ठीक है। और ये जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर है। कौन सा है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है। इट, इट, इट्स, ये आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर के अंदर आता है। तो सब्जेक्ट हमने कवर कर लिया, ऑब्जेक्ट कर लिया। अब आ गया पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। अब ये दो चीजें आती है, चलिए इनको देखते हैं अच्छे से कि इनको हमें कहां पर इस्तेमाल करना है और ये जो है हमारे सेंटेंस में किस तरह का सेंस देते हैं। देखिए इनको मैंने अलग से एक टेबल में लिख लिया है। यहां पर ये पजेसिव एडजेक्टिव है और ये पजेसिव आपके प्रोनाउन है। अच्छा, एक चीज देखिए, एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है। एडजेक्टिव तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में आता है, जहां पर नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब है ना, वहीं पर तो आता है। एडजेक्टिव का मतलब होता है कि ये किसी व्यक्ति के बारे में बताते हैं
कि वो व्यक्ति कैसा है, उसके गुण के बारे में बताएंगे, मतलब उसकी क्वालिटी बताएंगे कि वो उसकी क्वालिटी कैसी है। मान लीजिए कि राम क्या है, जैसे कि राम क्या है, बुरा लड़का है, राम बुरा लड़का है, ठीक है, राम कैसा लड़का है, बुरा लड़का है। अब ये जो बुरा है ना, इस राम की क्वालिटी है, राम अच्छा लड़का है तो राम की अच्छी क्वालिटी है, राम लंबा है तो लंबा उसकी क्वालिटी है, और राम यदि छोटा है, गिट्ठा है, तो ये भी उसकी क्वालिटी है। कोई चीज लाल है, पीली है, हरी है, गुलाबी है, ये सब उस वस्तु की क्वालिटी होती है, किसी का रंग वगैरह ये सब उसकी क्वालिटी है ना। तो मतलब ये एडजेक्टिव क्या करते हैं, ये किसी की क्वालिटी के बारे में एक तरह से आपको बताते हैं, मोटा मोटा आपको इतना याद रखना है, आप कभी इसे भूलोगे नहीं, ठीक है। अब एडजेक्टिव में क्या आता है, आपने ये तो देखा ही होगा ना, एडजेक्टिव में माई बुक है ना, माई कार। अच्छा, अब ये आपने दो वर्ड्स देखे, अब यदि इसको हम पूरा सेंटेंस लिखें तो मैं बोलूंगा दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक, ठीक है। अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, किताब के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये जो किताब है ये किसकी है, मेरी है, क्योंकि मैंने माई लगा दिया आगे, है ना। अब यहां पर आपको क्या चीज सीखने को मिली कि देखिए आपने माई लगाने के बाद उस वस्तु का नाम लिखा, ठीक है। अब ये वस्तु आप जो नाम लिखा है ये नाउन है, ठीक है, क्योंकि किसी भी वस्तु का नाम नाउन होता है। तो क्या अब हमने सीखा कि ये जितने भी वर्ड्स हैं, है ना, इनके बाद क्या आएगा, नाउन आएगा, ठीक है। नाउन मतलब किसी भी वस्तु का नाम इनके बाद आएगा, किसी भी वस्तु का नाम इनके बाद आएगा, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो इनके बाद जितने भी हैं इन सब के साथ आपका क्या आएगा, नाउन आएगा इनके बाद। और ये जो हैं ये हमेशा लास्ट में आते हैं, इनके बाद नाउन नहीं आएगा, ये सेंटेंस के लास्ट में आएंगे। चलिए इनकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए यहां पर मैंने लिखा हुआ है यह मेरा घर है, यह मेरा घर है, ठीक है। अब मैंने कैसे बोला है इसको इंग्लिश में, दिस इज माई हाउस। तो देखिए इधर वाला जो था, एडजेक्टिव वाला जो था, उसमें मैंने क्या किया था, एडजेक्टिव के बाद जो वस्तु थी, जिस वस्तु का नाम लिखना था वो मैंने लिखा, है ना। लेकिन इधर देखिए क्या है, जो इधर वाले थे, जो प्रोनाउन वाले थे, यह घर मेरा है, दिस हाउस इज माइन। अब हमने क्या किया, ये जो घर है ना इसको हमने पहले लिख दिया और लास्ट में लगाया माइन। अब देखिए माइन के बाद कोई भी वस्तु का नाम नहीं है, कोई भी नाउन वगैरह कुछ नहीं आया। तो इन चीजों में आपको कोई कुछ भी बात मतलब ऐसी याद रखने वाली नहीं है। आपको क्या करना है, यदि माई वाली लाइन को, आपको माई वाली जो लिस्ट है इधर वाली पजेसिव एडजेक्टिव वाली, इसको अगर आपको इस्तेमाल करना है तो आपको जिस वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं ना उसका नाम इनके बाद लिखना है। और यदि आपको इनका इस्तेमाल करना है पजेसिव प्रोनाउन को, तो इनको आपको लास्ट में लिखना है और वस्तु के बारे में पहले बता देना है कि आप किस वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं। बस इतना ही आपको इनमें फर्क है जो आपको समझना है, ठीक है। अब दोनों हिंदी के सेंटेंसेज को पढ़िए, इंग्लिश तो आपने पढ़ लिया। यह मेरा घर है, यह घर मेरा है। अच्छा, यह मेरा घर है, मान लीजिए आप अपने दोस्तों के साथ जा रहे थे कहीं पर और गलती से आपके जो दोस्त हैं उनको नहीं पता कि भाई ये घर आपका है किसका, और वो आपके वहीं से निकल कर चले गए, ठीक है। उन्होंने बोला, अब आप वहीं पर बैठे थे, आपने बोला यह मेरा घर है, यह मेरा घर है, ठीक है। तो आपने एक तरह से क्या बोला, आपने उससे अपना नाम जोड़ दिया, यह मेरा घर है, मतलब अपने बारे में आपने एक तरह से ऐसा लगा लो फोकस कर दिया कि आप अपने बारे में कुछ ऐसा बताना चाहते हैं ना। अब यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है यह घर मेरा है, यह घर मेरा है, यह घर, यह वाला घर मेरा है, मतलब अब आपने एक तरह से ऐसा बोलना चाहा है कि आप उस घर पर फोकस करना चाहते हैं ना। दिस हाउस इज माइन, दिस हाउस इज माइन, यह घर मेरा है। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। बाकी जो साधारण भाषा है वो यही है कि आप दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल करें, उस हिसाब से आपको देखना है कि ये जो पजेसिव जो एडजेक्टिव है उनके बाद आपको नाउन लगाना है और जो पजेसिव प्रोनाउन है उनको आपको लास्ट में लिखना है, बस, ठीक है। तो इतनी चीज आपको इसमें याद रखनी है, इससे ज्यादा आपको याद रखने की कोई भी चीज जरूरत इसमें नहीं है, ठीक है। तो यहां पर जो ये चार्ट था जिसको हम समझ रहे थे, इसमें आपने क्या क्या चीज देखी, इसमें हमने अब तक देख लिया है कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट, पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। यहां तक हमने इन सबको कवर कर दिया है। इनमें ये वाले वर्ड्स आएंगे, इनको हमेशा सब्जेक्ट में इस्तेमाल करना है, इनको हमेशा ऑब्जेक्ट में, इनको पजेसिव एडजेक्टिव में और इनको पजेसिव प्रोनाउन में। पजेसिव का मतलब होता है कोई पजेशन बताता है, किसी चीज पर आपके स्वामित्व को दिखाता है कि ये चीज किसकी है, आपकी है, मेरी है। अब जैसे मैं बोल रहा हूं कि भाई मेरे पास एक पेन है, ये वाला है ना, तो ये क्या है, मैं बताना चाहता हूं कि मेरे पास है, मेरा इस पर अधिकार है।
तो उस चीज को आप पोजेशन कह सकते हैं। मेरे पास एक कार है, मेरे पास घर है, पैसे हैं, है ना। तो मतलब ये सब क्या है, ये सब हमारा पोजेशन है जो हम दिखा रहे हैं, जो हम बता रहे हैं। ये प्रेजेंट का हो गया। पास्ट के बारे में बताना चाहते हैं, भाई मेरे पास एक लैपटॉप था, मेरे पास गाड़ी थी, तो ये पास्ट का पोजेशन हो गया। तो पोजेशन को आप प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों में दिखा सकते हैं, ठीक है। बाकी इनमें ऐसे ही आपको इस्तेमाल करना है। ये जो एडजेक्टिव है ना पजेसिव, इनके बाद आपको किसका इस्तेमाल करना है, नाउन का इस्तेमाल करना है। किसी वस्तु का नाम आपको इनके बाद लिखना है, और जो नाउन है यदि आपको इनको इस्तेमाल करना है तो इनसे पहले आपको उसको इस्तेमाल कर देना है। यानी कि अपनी जो सेंटेंस है उसकी शुरुआत आपको उस वस्तु के नाम से ही कर देनी है, ठीक है। इस तरह से आप इन सबको समझोगे। तो यहां पर क्या था, प्लूरल में आपकी ये वाली इस्तेमाल होंगी, और प्लूरल में ये फर्स्ट पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन। तो ये किसकी है, प्लूरल वाली है, और ऊपर वाली आपकी सिंगुलर वाली है, ठीक है। इस तरह से आपको इनको याद करना है। चलिए आगे देखते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ पर ये जो टॉपिक है ना, इससे हटके मैं आपको एक चीज और समझाना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं कि सर ये जो मॉडल्स हैं ना, मॉडल्स, इनके बारे में बता दीजिए कि इनको कैसे इस्तेमाल करना है, कौन सी वर्ब के साथ कौन सा इस्तेमाल होगा। ये तो आप जानते होंगे, मॉडल में ये वाले वर्ड आते हैं ना, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, वुड, बहुत सारे वर्ड्स हैं ऐसे। तो ये सब आपके मॉडल्स के अंदर आते हैं। अच्छा, मॉडल्स का ना एक चीज आपको याद रखनी है कि यदि किसी मॉडल के बाद हैव आता है और आपको वहां पर वर्ब लगाने की जरूरत पड़ रही है, तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। अब हैव यदि आता है, हैव कैसा है, जैसे कि कुड हैव, है ना, शुड हैव, आपने देखा होगा जरूर इस तरह के वर्ड्स, मॉडल वर्ब के बाद हैव। यदि ऐसे आते हैं तो इनके बाद आपको क्या लगानी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, ठीक है। यदि मॉडल वर्ब के बाद हैज, हैव तो आए, लेकिन उसके बाद टू आ जाए, तो आपको कौन सी वर्ब लगानी है, पहली। जैसे कि यदि हम बोले, देखिए अब यहां पर हमने क्या किया है, अब हमने लिया है हैव खाली, ठीक है, कि भाई मॉडल वर्ब के बाद यदि हैव आएगा तो ऐसा होगा। लेकिन यदि अब हैव के बाद टू आ जाए, ठीक है, हैव के बाद क्या आ जाए, टू आ जाए, कुड हैव टू, शुड हैव टू, तो अब आपको क्या करना है, अब आपको वर्ब की इनके साथ पहली फॉर्म इस्तेमाल करनी है। कौन सी फॉर्म इस्तेमाल करनी है, पहली, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। और वैसे भी ये तो आप जानते हैं कि यदि जैसे टू नहीं आया, मान लो, क्योंकि टू आएगा तो इसके बाद ये तो कंपलसरी है कि हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है, अगर वहां पर वर्ब लगानी है तो। वैसे आप जानते हैं कि परफेक्ट टेंस में हैज हैव का इस्तेमाल करते हैं और इनके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो ज्यादातर ये अगर इनके तुरंत बाद वर्ब आ रही है ना, तो ज्यादातर अगर आपको वर्ब लगानी है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लेते हैं, वर्ब की ज्यादातर ये थर्ड फॉर्म का ही इस्तेमाल करते हैं, है ना। अच्छा, ये जो वर्ब है जिनके बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं, ये जो वर्ब है ना, ये दो तरह की होती है, ठीक है। मेन रूप से दो तरह की है, वैसे तो बहुत सारी है, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, रेगुलर, इररेगुलर, बहुत सारी है। अब मेन रूप से दो तरह की है, एक होती है मेन वर्ब, एक होती है आपकी हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब मतलब जो आप काम करते हैं, जो आपकी मुख्य क्रिया होती है ना, जो आप फिजिकल रूप से कार्य करते हैं अपने हाथ पांव के द्वारा, बॉडी के द्वारा, जिसमें बॉडी रोल होता है, वो जो काम आपके होते हैं वो सब आपके मेन वर्ब के अंदर आएंगे। जैसे प्ले, सिंग, वॉच, रन, स्लीप। प्ले मतलब खेलना, गाना, देखना, भागना, सोना, लिखना, पढ़ना, गाना, नाचना, ये सब के सब आपके क्या है, मेन वर्ब हैं। हेल्पिंग वर्ब में ये वाले वर्ड्स आते हैं, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब में ये वाले वर्ड्स आते हैं, इज, आर, वाज, वर, हैज, हैव, वुड, कुड, शुड, ये सब के सब आपके किसके अंदर आते हैं, हेल्पिंग वर्ब के अंदर आते हैं। ये ऑक्सिलरी वर्ब है और ये मॉडल वर्ब है, बस इनमें इतना फर्क है। अच्छा, ये जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है ना, ये हमें बताएंगी क्या, ये हमें समय के बारे में बताएंगी कि आपका जो सेंटेंस है, जो वाक्य है, वो कब का है, उसके समय के बारे में हमें ये जानकारी देती है, ठीक है। ऊपर से देखिए, ये जो आपका इज, आर, वाज, वर और विल भी है, इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमेशा आईएनजी लगेगी। यदि आपको इन्हें कहीं पर इस्तेमाल करने की जरूरत पड़े, इज और वाज आपका इस्तेमाल होगा इन वाले सब्जेक्ट के साथ, ही, सी, इट, और किसी व्यक्ति के नाम के साथ। आर और वर बाकी जो बच जाते हैं उन सब के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आई बच गया, वी बच गया, है ना, दे बच गया, इन सब के साथ। लेकिन आपको एक बात याद रखना है, ये जो आर है ना, या फिर ये जो वर है, ये यहाँ पर वर, आप जो आई है इसके साथ आप वाज का इस्तेमाल करते हैं और एम का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। आई के साथ आपको इनमें से कोई भी इस्तेमाल नहीं करना है, लेकिन वर का आप इस्तेमाल एक कंडीशन में कर सकते हैं, यदि आप कोई चीज सोचते हैं, जैसे कि मैं वो होता, है ना, काश में एक पक्षी होता, काश में एक मतलब अमीर इंसान होता, तो वहां पर आप हाइपोथेटिकल थिंग्स के लिए वर का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी आप आई के साथ वर का इस्तेमाल मत करना, ठीक है। आगे देखिए,
अब यदि हैज, हैव, हैड इस तरह के हेल्पिंग वर्ब आपको दिखे तो आपको एक चीज याद रखनी है कि इनके साथ एक तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, यदि इनके तुरंत बाद वर्ब आनी है तब की बात है, ठीक है। और यदि हैज को आपको इस्तेमाल करना पड़े तो आप ही, सी, इट और किसी व्यक्ति के नाम के साथ कर सकते हैं। और यदि आपको हैव का इस्तेमाल आपको कहीं पर करना पड़े तो ये जो हैव है इसको आप बाकी सब के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, बाकी सब कौन कौन, जैसे कि आपका आई बच गया, वी, यू, दे, इन सब के साथ आप हैव का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और यदि हैड, विल हैव ये आपको इस्तेमाल करने हैं तो आप इनको सबके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें कोई भी ऐसी रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि भैया मुझे तो आप ही, सी, इट के साथ इस्तेमाल करो, मुझे तो आई, वी, यू, दे के साथ ही इस्तेमाल करो, नहीं, इनको आप सबके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, हैड और विल को। एक और है जो आप सबके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, वो है आपका डिड, इसको भी आप सबके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये बातें हैं जो आपको याद रखनी है। तो चलिए अब आपको मैं एक काम देता हूं, आपको कमेंट करके बताना है कि आप यदि बता सकते हैं तो बताना कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के अंदर कौन कौन से वर्ड्स आते हैं, ठीक है। आपको इन्हें कमेंट करके बताना है कि सर ये वाले वर्ड्स हैं, ये वाले प्रोनाउंस हैं जो थर्ड पर्सन सिंगुलर के अंदर आते हैं, ठीक है। तो आपके वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और जो बुक्स आपको मैंने रिकमेंड की थी उनका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। यदि आपको ढूंढने में कहीं पर परेशानी होती है तो वहां से जाकर आप उनको ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।